हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, आपको मालूम है इस बात का कि हमने ये थर्ड जो चैप्टर आपकी 12th क्लासेस का जो तीसरा चैप्टर है जिसे अपन विद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कह रहे हैं, इसमें शुरुआती मॉड्यूल यानी पहली क्लास पहला लेक्चर, ठीक है, पहला मॉड्यूल मैंने आपको बताया था। थोड़ा कम समय लिया था स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण, तो उसमें मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण बात जो शुरुआती बात होती है वो बताई थी। क्या था उसमें? विद्युत रसायन जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है इसका आखिर मतलब क्या है। तो मतलब हम इसमें क्या पढ़ेंगे सर? तो क्या पढ़ेंगे? जैसा कि इसका नाम है विद्युत रसायन, तो इसमें हम पढ़ेंगे विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा। रसायन यानी रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के अंतर संबंधों का अध्ययन पढ़ेंगे हम लोग। समझ में आ रही बात? यानी किस तरह से एक ये वाली ऊर्जा विद्युत ऊर्जा दूसरी रासायनिक ऊर्जा में बदलेगी या रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलेगी, और ये किसके माध्यम से होगा। उस डिवाइस को, उस युक्ति को क्या कहते हैं? तो मैंने बताया था आपको, सेल कहते हैं। सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं। इलेक्ट्रोड का मैंने मतलब बताया था, इलेक्ट्रोड शब्द इलेक्ट्रॉन प्लस रॉड को मिलाकर बनाया गया है। मतलब ऐसी रॉड जिन पर इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने का काम होगा। ठीक है, पदार्थ अपने इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा या कोई दूसरा पदार्थ इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, यह काम होगा। और उसमें भी क्या बताया आपको कि कैथोड पर इलेक्ट्रॉन, कैथोड पर ध्यान से समझिएगा, कैथोड पर अपचयन की क्रिया होगी यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला काम होगा। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बनाई, सी फॉर कैथोड पर, आर फॉर रिडक्शन, सी आर, ऐसे उसको एक साथ बना दो। सी आर मतलब सी पर आर होगा, सी यानी कैथोड, आर मतलब रिडक्शन। ठीक है, तो कैथोड पर रिडक्शन होगा यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला काम होगा। और एनोड पर, एनोड वो क्षण है, वो टर्मिनल है जिस पर ऑक्सीकरण होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे। ठीक है, एओ नोट कर लो, ए ओ, ए फॉर एनोड, ओ फॉर ऑक्सीडेशन, ए पर ओ होगा, सी पर आर होगा। बहुत बेसिक बात है, राइट? पूरी कहानी इसी में पढ़ेंगे पर फिर मैंने आपको यह बताने की कोशिश की थी इसमें कि सेल को हम इस आधार पर ही, इस आधार पर मतलब यही दो प्रकार की ऊर्जा है, तो कई प्रकार की होती हैं, हम इन दो प्रकार की ऊर्जाओं का एक दूसरे में अंतर परिवर्तन की बात करेंगे। तो सेल के माध्यम से एक प्रकार की ऊर्जा दूसरी प्रकार की ऊर्जा में बदलती है। तो सेल को हमने दो प्रकार से बांटा है। दो प्रकार से क्या था बेटा? एक कहला रहा था विद्युत अपघटनीय सेल और दूसरा कहला रहा था गैल्वेनिक सेल। ठीक है, विद्युत अपनी सेल और गैल्वेनिक सेल, इन दोनों को मिलाकर अपन कहने लगते हैं विद्युत रासायनिक सेल। ठीक है, विद्युत अपघटनीय सेल में क्या था? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना है बेटा। और गैल्वेनिक या वोल्टी सेल भी कहते हैं, उसमें क्या बताते हैं हम लोग कि उसमें सर रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बदलना होगा। इज दैट क्लियर? फिर हमारी बात आई थी चालक, कंडक्टर, वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं, अपने में से विद्युत को प्रवाहित होने देते, विद्युत धारा उनमें से प्रवाहित हो जाती है, उन्हें अपन कंडक्टर यानी चालक कहते हैं। ठीक है, चालक, राइट? तो कुछ पदार्थ तो ऐसे होते हैं जो अपनी ठोस अवस्था में ही विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं बेटा, लेकिन कुछ पदार्थ, अब ये ठोस पदार्थ तो समझ लीजिए कि जो चालकों का जो वर्गीकरण मैंने किया था आपको पिछले मॉड्यूल में ही, धात्विक चालक और विद्युत अपनी चालक। तो धात्विक चालक तो अपनी ठोस अवस्था में ही, क्योंकि हमें मालूम है कि सभी धातुएं जो ठोस अवस्था में हैं वो धातुएं अपने में से विद्युत को प्रवाहित अपनी ठोस अवस्था में ही करने परमिशन दे देती है, उनकी ठोस अवस्था में विद्युत प्रवाहित हो जाती है, राइट? लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ठोस अवस्था में, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ठोस अवस्था में तो विद्युत प्रवाहित नहीं होने देते, लेकिन बेटा वो गलित या पिघली अवस्था में, गलित या पिघली अवस्था में विद्युत प्रवाहित होने देते हैं, गलित पिघला दिया जाए, या फिर बेटा वे जली विलयन के अंदर, जली विलयन में बेटा उन पदार्थों को जल में डाले जाने के बाद अर्थात जली विलयन में विद्युत प्रवाहित होने देते हैं। ये चालक की बात करी है।
और वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत प्रवाहित होने ही नहीं देते उनको बोलते हैं अपन अचालक, बैड कंडक्टर, ठीक है ना, कुचालक, राइट। चालक पदार्थों को कि उनमें कौन सी अवस्था में विद्युत प्रवाहित होती है इस आधार पर कह सकते हैं, या इस आधार पर कहते हैं कि उनमें विद्युत धारा को ले जाने वाले कौन हैं, आवेश वाहक का कार्य कौन करते हैं। इसके आधार पर दो प्रकार से बांटा था, जिसमें आया था धात्विक चालक। धात्विक चालकों के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, ये ठोस अवस्था में ही विद्युत की चालक हैं। इनमें आवेश वाहक का कार्य इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से होता है, धात्विक चालक की बात कर रहा हूं, राइट, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। और क्या बताया था मैंने आपको, इनमें जब विद्युत प्रवाहित की जाती है तो किसी भी प्रकार का ऑक्सीकरण या अपचयन क्रिया नहीं होती। समझ में आ रही बात, कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता विद्युत प्रवाहित करने पर। और क्या बताया था कि धात्विक चालकों सॉरी, धात्विक चालकों ताप बढ़ाने पर उस धातु के, ये सॉलिड स्टेट में भी आपको याद होना चाहिए, उस धातु के जो परमाणु हैं उनमें क्या होने लगता है बेटा, या धात्विक आयन कहते हैं अपन, उनमें क्या होने लगता है बेटा, कंपन होने लगता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन के स्वतंत्र प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होगा और ऐसी स्थिति में उनमें विद्युत प्रवाहित नहीं हो पाएगी। मतलब विद्युत धारा में रुकावट पैदा होगी और रुकावट को अपन कहते हैं प्रतिरोध उत्पन्न होगा, यानी चालकत्व तो कम होगा। ये तो बात है। और धातुएं, धात्विक चालकों के उदाहरण में कॉपर, निकेल, कोबाल्ट, जिंक, सिल्वर, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सारी की सारी धातुएं जो होती हैं वो इसमें आती हैं, ठीक है ना, जिनके। अच्छा, धात्विक चालकों के चालकत्व को अपन कैसे कैसे बढ़ाते हैं, इनको प्रभावित करने वाले कारक कौन से, तो 3-4 कारक आप इसमें कह सकते हैं। जैसे प्रभावित करने वाले कारकों में तो ताप बढ़ाने पर तो चालकत्व कम होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उतना बढ़ेगा, घनत्व जितना ज्यादा होगा उतना ही उसका चालकत्व ज्यादा होगा। तो ये उनके प्रभावित करने वाले कारक हैं, ठीक है। विद्युत अपघटनीय चालक का मतलब हो गया, यहीं की बात आपको समझिए। सबसे पहले तो यह शब्द समझ में आना चाहिए हमको कि विद्युत अपघट्य का मतलब क्या है। विद्युत अपघट्य तो विद्युत अपघट्य बेटा वे पदार्थ होते हैं, विद्युत अपघट्य वे पदार्थ होते हैं जो आयनों में टूट जाते हैं। इसका मतलब यह निकला, ये विद्युत अपघट्य पदार्थ जो होते हैं उनमें कौन आते हैं, अम्ल, उनमें क्षार, उनमें लवण, ठीक है, अम्ल, क्षार, लवण। विद्युत अपघट्य वे पदार्थ जो आयनों में टूट जाते हैं। इसका मतलब यह निकला कि विद्युत अपघट्य पदार्थ अगर वो लवण अगर मैं कहूं तो जैसा कि आप जानते हैं ये ठोस अवस्था में आयनों से मिलकर बने हुए हैं, यानी आयनों से ये मिलकर बने होते हैं और ठोस अवस्था में उन आयनों के मध्य में प्रबल आकर्षण बल लगा हुआ है। ये क्या बना दिया मैंने कि सर ये आपने एक किसी लवण का ठीक है ना, किसी लवण का आपने एक क्रिस्टल जालक बना दिया, ठीक है, जिसको आप आयनिक क्रिस्टल भी जानते हैं, आयनिक क्रिस्टल भी कहते हैं, क्योंकि हमने सॉलिड स्टेट में पढ़ा है कि अवयवी कण आयन होते हैं। तो बेटा ये अगर ठोस अवस्था में है तो ठोस, ध्यान से सुनिएगा, ठोस अवस्था में तो आयनों के मध्य में प्रबल आकर्षण बल लगा हुआ है और इस वजह से ये आयन विद्युत प्रवाहित करने से गमन नहीं कर पाते। यानी इसका मतलब ठोस अवस्था में तो विद्युत अपघट्य पदार्थ के आयन जब मुक्त या स्वतंत्र नहीं हो पाए तो वे गमन नहीं कर पाएंगे। किस अवस्था में बेटा, ठोस अवस्था में, जिसके कारण उनमें विद्युत प्रवाहित नहीं हो पाती। यानी ठोस अवस्था में तो ये भी कुछ चालक की तरह से व्यवहार करते हैं, लेकिन हां किस अवस्था में बेटा, ये गलित या पिघली अवस्था में। अब गलित का मतलब क्या हो गया बेटा, अपने आप को समझाइए कि सर गलित का मतलब या पिघली अवस्था का मतलब ये हो गया कि इनको इतनी ऊष्मा दी गई जिससे आयनों के मध्य में लगने वाला जो आकर्षण है वो खुल गया, और खुल गया तो क्या हो गया बेटा, आयन अब अलग अलग हो गए। आयन, ठीक है ना, ऊष्मा देने पर ये आयन अलग अलग हो गए।
थोड़ा बहुत आकर्षण हो सकता है, पर ठोस अवस्था की तुलना में तो यह आकर्षण बहुत कम होता है। अब जब बहुत कम होता है तो ये गलित अवस्था में आयनों का अंतर आयनिक आकर्षण बल खुल गया, तो ऐसी स्थिति में ये मुक्त हुए आयन, ये स्वतंत्र हुए आयन, मुक्त हुए आयन अगर ऐसे पदार्थ को जिसे पिघला कर बेटा, ऐसे पदार्थ को अगर पिघलाने के बाद अगर किसी पात्र में डाल दिया जाए, किसी पात्र में डाल दिया जाए और उस पात्र में 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए जाए, क्या लगा दिए जाए बेटा, रॉड यानी छड़ें लगा दी जाए, छड़ें लगा दी जाए, ये रॉड लगा दी गई, ये ब्लू कलर से जो मैं दिखा रहा हूं इसको आप ये समझें कि ये रॉड यानी छड़ है, ठीक है ना, ये रॉड यानी छड़ है, और इन छड़ों को जोड़ दिया जाए वाय स्रोत यानी बैटरी के द्वारा, वाय स्रोत यानी बैटरी के द्वारा इन छड़ों को जोड़ दिया जाए, ठीक है। ये जोड़ दिया जाए, ये क्या जोड़ दिया बेटा, बैटरी के साथ जोड़ दिया गया इन छड़ों, क्योंकि विद्युत का स्रोत भी तो लगाना है आपको भाई। ये छड़ें यानी रॉड यानी इलेक्ट्रोड जो मैंने बनाए हैं, ठीक है ना। अब इन धनायनों को थोड़ा सा मैं इधर बना दूं ताकि मैं डायग्राम को थोड़ा सा साफ साफ आपके दिमाग में भर सकूं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्या बता रहा हूं मैं आपको, अपने आप को बताइए कि सर ये आपने वे पदार्थ जो आयनों में टूट जाते हैं उनके आपने क्या बना दिए बेटा, उनके आपने मुक्त हुए आयन यानी गलित अवस्था में ये भर दिया गया। ध्यान से समझिएगा, क्या कर दिया, गलित अवस्था में मैंने ये विद्युत अपघट्य पदार्थ भर दिया गया। ये क्या लगे हैं बेटा कि सर ये इनको आपने हमें रॉड बताया था यानी इलेक्ट्रोड बताया था, ठीक है ना, रॉड यानी इलेक्ट्रोड बताया था आपने, ठीक है ना। ये क्या है, तो आपको कि सर गलित अवस्था में विद्युत अपघट्य पदार्थ को भर दिया गया है। बात समझ में आ रही है आपके, ठीक है। ये क्या बना दिया, रॉड बना दिया गया। अब यहां, ठीक है ना, इसको भी थोड़ा सा मैं ये अम्ल जो क्षार लवण लिखा हुआ है, ठीक है ना, यहां से हटा देता हूं, थोड़ा क्लियर बात समझ में आ गई। यहां शॉर्टकट में कर देता हूं मैं, अम्ल क्षार लवण। ध्यान से सुनिए समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि जब आप शुरू से किसी चीज को सही समझ लेते हैं तो फिर वो आगे परेशानी नहीं देती। हम लोग सही नहीं समझते तो वो आगे परेशानी देती है। मैं क्या बता रहा हूं कि ठोस अवस्था में इसकी स्थिति ऐसी थी, राइट, आयनों में इतना प्रबल आकर्षण था, अगर विद्युत प्रवाहित की जाए तो ये आयन अलग अलग नहीं हो पा रहे, परिणाम क्या होगा, विद्युत प्रवाहित नहीं होगी, ठीक है। एक, भले ये विद्युत अपघट्य पदार्थ है तो ठोस अवस्था में नहीं हो रही, किस अवस्था में होगी, गलित, यानी इतनी ऊष्मा दी गई तो आयनों का आकर्षण खुल जाए तो वो गलित अवस्था में आ जाए। और फिर या गलित के अलावा दूसरी चीज क्या है, जलीय अवस्था में बेटा, किस अवस्था में, जलीय जलीय अवस्था में। जलीय अवस्था का मतलब जलाना नहीं है, जलीय अवस्था का मतलब है इसे बेटा जल में डाल दिया जाए, इसे जल में डाल दिया जाए। तो जल में डाले जाने से क्या होता है आपको ये तो मालूम है ही, जल का सूत्र, जली कह दे या कोई और ध्रुवीय विलायक कह दे, तो क्या होगा, जल के जो अणु हैं बेटा, जल का जो अणु है, ये जो मैं आपको ये बना रहा हूं ना, काला काला सा जो दिख रहा है आपको यूं कर, तो ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है। और जल का अणु हमें मालूम है कि ध्रुवीय होता है, तो इस वजह से ऑक्सीजन पर ऋणावेश, हाइड्रोजन पर धनावेश होता है। तो जल के अणु का ये ऋणावेशी सिरा इस ठोस विद्युत अपघट्य के धनायन की ओर आकर्षित होगा कि नहीं। जल का ये मैंने इसके ऊपर आंशिक ऋणावेश, आंशिक धनावेश, ठीक है ना, थोड़ा सा अगर नहीं दिख रहा तो उसे जूम कर लेना, लेकिन मैं आपको एक आइडिया से जो समझा रहा हूं उसको सुनिएगा। मैंने इसको, तो ये क्या कर रहे हैं बेटा, अभी यहां पर इन बातों को समझिएगा, यहां बातें सुनिए। ये क्या लगा दिया कि सर ये जल के अणु हो गए, तो जल के अणु ने क्या किया, जल के अणुओं ने या विलायक के अणुओं ने क्या किया है, आयन को चारों तरफ से घेर लिया है विपरीत आवेशी सिरे से। जल के अणु का ये ऋणावेशी सिरा इस विद्युत अपघट्य धनायन की ओर आकर्षित होता है। इस क्रिया को नाम दिया जाता है बेटा जलयोजन। क्या दिया जाता है, जलयोजन। और या फिर आप, चूंकि जल एक विलायक है तो आप इसे विलायक योजन भी कह सकते हैं बेटा, विलायक योजन,
विलायक योजन भी कह सकते हैं। क्रिया को अपन बोलेंगे जलयोजन या विलायक योजन। समझ में आ गई बात? तो यहां हो क्या रहा है? यहां हो रहा है इस धनायन और इसके मध्य में, इस धनायन और इस जल के मध्य में, ये धनायन मैंने क्या किया बेटा, पूरा ना बनाते हुए इसका सिर्फ धनायन दिखाया है, और ये जल के अणु जुड़े थे, ये जल के अणु बेटा, आंशिक ऋणावेश, आंशिक धनावेश, आंशिक धनावेश। तो यहां जो आकर्षण लग रहा है, इस आकर्षण को नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है? आयन डैश द्विध्रुव आकर्षण। ठीक है, आयन डैश द्विध्रुव आकर्षण नाम दिया जाता है। बात बैठ रही दिमाग में? आयन डैश द्विध्रुव आकर्षण नाम दिया जाता है। इसी तरह से क्या होगा बेटा, ऋणायन जो दिख रहा है आपको, इस विद्युत अपघट्ट का ऋणायन इसकी तरफ कौन होंगे कि सर इसके तरफ होंगे जल के अणु का धनावेशी सिरा H2O, ये आंशिक धनावेश हाइड्रोजन पर, आंशिक धनावेश हाइड्रोजन पर, ऑक्सीजन पर ऋणावेश। तो जल के अणु का धनावेशी सिरा इस ऋणायन को आकर्षित कर रहेगा। ये मैंने कुछ आयनों में दिखाया, ऐसा हर जो भी आयन पर होगा वहां सब जगह यही काम हो रहा होगा। इस क्रिया को क्या नाम दिया बेटा मैंने? जलयोजन। तो क्या बता रहा हूं मैं आपको कि ऋणायन के चारों तरफ कौन से अणु जुड़े होंगे बेटा? चारों तरफ ही जुड़े होंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, मैं आपको कुछ अणु ही समझा रहा हूं। यहां जो ये हाइड्रोजन वाला सिरा, तो यहां भी वही आकर्षण लगा हुआ है बेटा, कौन सा? आयन डैश द्विध्रुव आकर्षण बल। बात बैठी दिमाग में? ये आंशिक ऋणावेश, आंशिक धनावेश, आंशिक धनावेश, ये ऋणायन ये वाला, ये जल के अणुओं ने घेर रखा है। इस क्रिया को कहते हैं जलयोजन या विलायक योजन। यहां जो आकर्षण लग रहा है, उस आकर्षण का नाम होता है आयन। आयन बात चाहे धनायन हो चाहे ऋणायन हो, आयन डैश द्विध्रुव आकर्षण बल लग रहा है। बात आ रही दिमाग में? इस क्रिया के दौरान क्या होता है बेटा? इस क्रिया के दौरान ऊर्जा निकलती है। यहां जो आकर्षण हो रहा है, जब भी आकर्षण होगा क्या निकलेगी? ऊर्जा निकलेगी। उस ऊर्जा को नाम दिया जाता है जलयोजन ऊर्जा। क्या नाम दिया जा रहा है बेटा? जलयोजन ऊर्जा नाम दिया जाता है, या ये कहते हैं विलायक योजन नाम दिया जाता है। विलायक योजन ऊर्जा, ऊर्जा मतलब एंथैल्पी। ठीक है, तो जलयोजन या विलायक ऊर्जा निकल रही है। अच्छा, वो ऊर्जा जो निकल रही है उसको हमने नाम दिया है, क्योंकि क्रिया का नाम था जलयोजन या विलायक योजन, ऊर्जा का नाम होगा जलयोजन या विलायकन ऊर्जा। हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एंथैल्पी कहते हैं। ये जो ऊर्जा निकल रही है, इस ऊर्जा से क्या होता है बेटा? आयनों के मध्य में जो आकर्षण लगा था, उस आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा चाहिए। उस ऊर्जा को कहते हैं जालक ऊर्जा। समझ में आ रही बात? उस ऊर्जा को कहते हैं जालक ऊर्जा। यानी जो ऊर्जा आयनों के मतलब आकर्षण को तोड़ने के लिए चाहिए उसको कहते हैं जालक ऊर्जा। और जो ऊर्जा निकल रही है इस प्रक्रिया में, इस विद्युत अपघट्ट को जल में डाले जाने के बाद जो ऊर्जा निकल रही है, उस ऊर्जा को नाम देंगे अपन क्या? जलयोजन ऊर्जा। राइट? तो यहां निकलने वाली जो ऊर्जा है, अर्थात जलयोजन या विलायक योजन ऊर्जा है, ये ऊर्जा आवश्यक ऊर्जा अर्थात जालक ऊर्जा की क्षत पूर्ति करा देती है, रिकवरी करा देती है। मतलब जितनी ऊर्जा आयनों के आकर्षण को तोड़ने के लिए चाहिए ना, अर्थात जालक ऊर्जा, वो ऊर्जा उपलब्ध हो जाती है जलयोजन ऊर्जा से। समझ में आ रही बात? तो आयनों के आकर्षण खुल जाएगा, आयनों का आकर्षण खुल जाएगा तो आयन अलग अलग हो जाएंगे, ऋणायन धनायन अलग अलग हो जाएंगे। तो मैं ये कह रहा था आपसे बेटा कि गलित अवस्था में आयनों का आकर्षण खुल जाता है, जलीय अवस्था में आयनों का आकर्षण खुल जाता है। ठीक है ना? जलीय अवस्था में थोड़ा ज्यादा खुलता है, गलित अवस्था क्यों? गलित अवस्था में केवल धनायन ऋणायन होंगे, और जलित अवस्था में इनको कौन घेरे रहेगा? जल के अणु घेरे रहेंगे। बात समझ में आ रही है? तो गलित अवस्था में फिर भी थोड़ा बहुत आकर्षण के कारण, क्योंकि ऋणायन धनायन होंगे तो आएंगे, धनायन धनायन होने पर प्रतिकर्षण करेगा, धनायन ऋणायन को तो आकर्षित करेगा। राइट? तो अगर मेरे पास तीन स्थितियां हो कि किस अवस्था में, अगर मैंने ये लिखा देखिएगा बेटा, NaCl ठोस, तो मैं कहूंगा सबसे कम चालक होगा ये, बल्कि ये कहते हैं ये अचालक है। ठोस अवस्था में चालक बहुत ही रेयर केसेस होते हैं जिसे अपन नेगोशिएट कर सकते हैं। इससे ज्यादा होती है बेटा गलित अवस्था में, NaCl की पिघली या गलित अवस्था में चालकता ज्यादा होगी। इससे ज्यादा होगी जलीय अवस्था में, एक्वस फेज में होगी। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से अगर मुझसे कहते हैं NaCl पदार्थ वही है,
तो NaCl की यानी इस विद्युत अपघट्ट की जो कि एक लवण है NaCl, इसकी जलीय अवस्था में चालकता ज्यादा होगी गलित अवस्था की ज्यादा होगी ठोस अवस्था से, बल्कि ठोस अवस्था में चालकता ना के बराबर होती है, इसलिए अपन उसको कह देते हैं ठोस अवस्था में तो ये बिल्कुल ही विद्युत का कुचालक है। जैसे आपकी किताब में राजस्थान बोर्ड की किताब में जब आप लोग पढ़ेंगे तो पहला जो क्वेश्चन ऑब्जेक्ट टाइप का क्वेश्चन है, वहां उन्होंने एक क्वेश्चन बनाया कि निम्न में से एक इस तरह का एक क्वेश्चन बनाया। उस क्वेश्चन को देखेंगे, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहां लिखा है कॉपर, ठीक है, सॉलिड, निम्न में से कौन विद्युत का चालक नहीं है। चलिए यही चारों आंसर बना देते हैं अपन, 1 2 3 4। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन विद्युत का चालक नहीं है। अब कॉपर यानी धात्विक चालक बेटा, कॉपर धातुएं तो ठोस अवस्था में विद्युत की चालक होती हैं, ये विद्युत का चालक होगा, ये विद्युत का चालक होगा, तो आपका आंसर क्या आएगा कि सर NaCl जो ठोस अवस्था में लिखा गया ये विद्युत का चालक नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह के तमाम छोटे छोटे क्वेश्चनों को हम लोग आगे की स्थिति में सॉल्व कर सकते हैं, इसी को समझाने के लिए मैंने आप लोगों को ये बताया। तो खैर आप क्या समझ पा रहे हैं कि विद्युत अपघटनीय चालकों में अम्ल क्षार लवण आते हैं। अब अम्ल दरअसल आयनों से नहीं बने होते बेटा, ये ध्यान रखिएगा, अम्ल आयनों से नहीं, अम्ल जो हैं उनमें सहसंयोजी बंध लगा हुआ है और वो सहसंयोजी बंध ज्यादा ध्रुवीय होने के कारण फिर वो आयनों में टूट जाता है। बात समझ में आ रही है। तो विद्युत अपघट्य पदार्थ क्या हुए बेटा, वे पदार्थ जो आयनों में टूट जाते हैं, और जब आयनों में वो टूट गए, टूटेंगे कब, वो अपनी गलित अवस्था में या जलीय अवस्था में, ठोस अवस्था में नहीं टूटते, तभी ये विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं। तो ये विद्युत अपनी पदार्थ कैसे होते हैं कि सर ये केवल धात्विक चालक तो ठोस अवस्था में भी चालक होते हैं, लेकिन ये केवल गलित या जलीय अवस्था में ही विद्युत के चालक होंगे, राइट। और इनके बारे में ये मैंने यहां लिख रखा है, इनको प्रभावित करने वाले कारक जिनको अपन ये स्टडी करने जा रहे हैं, अभी अपन करेंगे। अच्छा, धात्विक चालकों की अगर हम बात करते हैं, तो बेटा इनमें ओम का नियम, धात्विक चालकों में फिजिक्स में पढ़ते हैं कि नहीं हम लोग, ओम का नियम, ओम का V समानुपाती आई भी कह सकते हैं आप लोग उसको, ओम का नियम पालन होता है, राइट। इनमें भी ओम का नियम पालन होता है, ठीक है। इनके अंदर फैराडे का नियम, धात्विक चालकों में फैराडे का नियम फॉलो नहीं होता, ध्यान से सुनिएगा, इनमें फैराडे का नियम फॉलो नहीं होता, इनमें फैराडे के नियम का पालन होता है। अब फैराडे का नियम क्या है, इसी मॉड्यूल में मैं आपको आगे लिए चल रहा हूं। बात समझ में आ रही है। ओम का नियम दोनों में पालन होगा, इसमें फैराडे का नियम पालन नहीं होगा, इसमें फैराडे के नियम का पालन होगा। बात आ रही है दिमाग में। अब ये फैराडे का नियम क्या है, फैराडे के 2 नियम हैं जिन पर अपन आगे फोकस करेंगे, राइट, ओके। जैसे फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का द्वितीय नियम। तो बेसिक बात को समझ में आई। चालक पदार्थ 2 प्रकार के हो गए, इनकी चालकता को प्रभाव, हाँ इनमें विद्युत प्रवाही, इनमें आयनों के द्वारा होता है, ये तो बात, इनमें इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, तो इनमें आयनों के द्वारा होता है। इज दैट क्लियर। दूसरी बात, इनमें जब विद्युत प्रवाहित की जाती है तो ऑक्सीकरण इनमें विद्युत प्रवाहित करेंगे। जैसे यहां स्थिति देख लो, तो क्या होगा बेटा, यहां क्या होगा ये देखिएगा, यहां अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो बैटरी लगाई गई, बैटरी में जो बड़ी वाली लाइन खींचते हैं ना अपन, ये वाली लाइन, ये बैटरी का धनावेशी सिरा होती है बेटा, ठीक है ना। और जो छोटा सा जो दिख रहा है ये बैटरी का ऋणावेशी सिरा होती है। पहले तो ये समझ लें आप, ठीक है ना। बहुत बेसिक बात समझ रहे हैं आप लोग, वो ध्यान से सुनिएगा। वो ये है, ये बैटरी की बड़ी लाइन जो बना रहे हैं वो धनावेशी सिरा है, बैटरी की छोटी वाली लाइन ऋणावेशी सिरा है। ये बात दिमाग में आ गई। अब आपको जो समझना ये है कि बैटरी का धनावेशी सिरा जिस रॉड से जुड़ा रहता है उस पर धनावेश होता है। बहुत सिंपल सी तरीका समझिए, बैटरी का जो धनावेशी सिरा है वो जिस रॉड यानी जिस इलेक्ट्रोड से जुड़ा है उस पर धनावेश होता है। यहां से अपन अपनी बात को रखिए, बैटरी का ऋणावेश सिरा जिस इलेक्ट्रोड से जुड़ा है बेटा उस पर ऋणावेश होता है। अपने दिमाग में पहले तो ये भरिए, इनके नाम क्या है इलेक्ट्रोड के बाद की बात है, पहले ये दिमाग में रखिए। बैटरी की बड़ी वाली लाइन धनावेशी सिरा, बैटरी की छोटी वाली लाइन ऋणावेशी सिरा। बहुत शॉर्ट तरीके से, बहुत आसान शब्दों में समझिएगा। बड़ी लाइन जिस रॉड से जुड़ी है उस पर धनावेश होगा, क्योंकि धनावेश सिरा ऋणावेश सिरा ऋणावेश सिरा ऋणावेश सिरा। यहां तक कोई दिक्कत, राइट।
अब जब विद्युत प्रवाहित होगी बेटा बैटरी के द्वारा, सोर्स विद्युत का स्रोत जो बैटरी है इसके द्वारा विद्युत स्रोत बैटरी के द्वारा जब विद्युत प्रवाहित होगी तो होगा क्या, होगा क्या? जैसे मैंने कहा ये विद्युत अपनी पदार्थ है कि नहीं बेटा, गलित अवस्था जलीय अवस्था में आयन मुक्त है, राइट। अब ये क्या करेंगे, विद्युत प्रवाहित करने से आयन गमन करेंगे बेटा, ठीक है ना। मैं ये थोड़ा सा यहां से हटा दूं, अगर स्क्रीनशॉट लेना है आपको बाद में देखने के लिए, समझने के लिए, तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है ना। मैं ये स्थिति यहां से हटा रहा हूं, आपको थोड़ा थोड़ा सा हटाकर ही मैं समझा पाऊंगा आपको पूरी बात को। बहुत छोटी छोटी बातों को इग्नोर मत करिए, उसको समझने का, बेसिक तरीके से समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि जब आप उसे सही समझेंगे, हमसे यही तो दिक्कत होती है, हमसे शुरुआत के क्लासेस छूट जाते हैं, जैसे जीओसी में होता है, हमसे 2-3 मॉड्यूल अगर छूट गए तो बेटा आगे समझना हमारे लिए मुमकिन नहीं हो पाता। इसलिए लाइव क्लासेस में जो मैं जीओसी बता रहा हूं आपको, उनको देखते रहिए इसी चैनल पर। आप एजुकेशन रात को 8 से 9 बजे आप देखते हैं। खैर, तो अब मैं क्या कह रहा हूं कि विद्युत प्रवाहित करने से ये आयन गमन करेंगे। क्या बता रहे हैं अपन यहां, आयन क्या कर रहे हैं बेटा, गमन कर रहे हैं, ठीक है। तो विद्युत अपनी पदार्थ में आवेश वाहक का कार्य, विद्युत धारा को ले जाने का कार्य कौन करता है बेटा, आयन करते हैं। आयन मतलब धनायन व ऋणायन। अब ये गमन कर रहे हैं तो कहां गमन करेंगे, अपने विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर। नेचुरल प्रक्रिया है, अपने विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर। मतलब ये जो धनायन है बेटा वो इसकी ओर गमन करेगा, धनायन ऋणावेशित इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करेगा। यहीं से बात बताता हूं। धनायन को इंग्लिश में बोलते हैं अपन कैटायन, धनायन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं बेटा। और कैटायन इधर गमन कर रहा है इसलिए इसको बोला जाएगा कैथोड। बात दिमाग में आ गई। हम लोग रटते हैं कि कैथोड पर ऋणावेश होता, भैया मत रटिए, उसका बेसिक तरीके से समझिएगा। बैटरी के ऋणावेश सिरे से ये रॉड जुड़ा है, ऋणावेश होगा और इसकी ओर धनायन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अपन कैटायन, गमन करेगा। बात समझ में आ गई। अब आप अपने आप को कह सकते हैं कि कैथोड यानी ऋणावेशित इलेक्ट्रोड, राइट। काय के लिए गमन करेगा ये धनायन, गमन काय के लिए करेगा, तो आप कहोगे रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, होगा यहां पर। अगर मैं ये NaCl था तो बेटा इसको Na बना दूं बेटा, ये Na धनायन, ठीक है। इसको Cl निगेटिव कह दूं, इसको Na धनायन कह दूं, कह सकता हूं कि नहीं बेटा। NaCl का है तो इसी तरह से होगा बेटा, ये Cl निगेटिव, अगर ये वो था तब, ठीक है ना। जो भी होता, ये Cl निगेटिव मैंने कर दिया, यानी धनायन था, तो उससे मतलब नहीं है, अभिप्राय समझिएगा, ठीक है ना। Na धनायन, एक ही प्रकार का धनायन और एक ही प्रकार का ऋणायन है, ठीक है ना, ऐसा समझ लें। इसमें भरा हुआ गलित NaCl अगर भरा है तो गलित NaCl की बात अगर हम करें तो ये, तो धनायन बेटा इधर गमन कर रहे हैं। अब प्रश्न ये आता है, ध्यान से सुनिएगा। अब ये प्रश्न आता है कि सर ये आयन जो गमन कर रहे हैं, आयन जो गमन कर रहे हैं, आयन जो गमन कर रहे हैं, यानी धनायन किधर गमन कर रहा है बेटा, ऋणावेशित इलेक्ट्रोड यानी कैथोड की तरफ गमन कर रहा है बेटा, ठीक है। धनायन किधर गमन कर रहा है, कैथोड की ओर गमन कर रहा है। इसी, और कैथोड कैसा इलेक्ट्रोड होता है बेटा, ऋणावेशित इलेक्ट्रोड होता है। इसी तरह से ऋणायन जो है, इसी तरह से ऋणायन जो गमन कर रहा है वो किस इलेक्ट्रोड की तरफ गमन कर रहा है, किस ऋणायन को इंग्लिश में कहते हैं एनायन। क्या बोलते हैं, ऋणायन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एनायन। तो ऋणायन गमन करेगा, विद्युत प्रवाहित करने से ऋणायन जो गमन कर रहा है ना बेटा, ये ऋणायन जो गमन कर रहा है वो इस धनावेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन कर रहा है, राइट। ये रॉड धातुओं की छड़ें होती है, धातुओं की छड़ें चालक पदार्थ की बनी होती है ये, ठीक है ना। खैर, ऋणायन अगर इधर गमन कर रहा है बेटा, ऋणायन इधर गमन कर रहा है, ऋणायन को इंग्लिश बोलते हैं एनायन, तो इस इलेक्ट्रोड को मैं नाम दूंगा क्या, एनोड। क्या नाम दूंगा, एनोड नाम दूंगा। एनायन, एनायन, एनोड, एनायन, एनोड, राइट। एनायन जिस इलेक्ट्रोड की तरफ गमन कर रहा है तो एनोड पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। आपने ये बेसिक बात समझ ली। अब ये आयन जो गमन कर रहे हैं, ये गमन करने के दौरान रासायनिक परिवर्तन जो हो रहा है, जिसको मैंने बोला था रेडॉक्स क्रियाएं हो रही हैं। क्या हो रही हैं बेटा, यहां पर रेडॉक्स क्रिया हो रही है। रेडॉक्स का मतलब होता है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझ में आ गई, रिडक्शन यानी अपचयन, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। रेडॉक्स क्रियाएं होती हैं यानी ऑक्सीकरण और अपचयन क्रियाएं होती हैं, और ये बात तो आप जानते हैं। और उसको भी मैं फिर दोबारा प्रूव कर रहा हूं। क्या प्रूव कर रहा हूं, कैथोड पर क्या होता है बेटा, अपचयन होता है कि नहीं, कैथोड पर अपचयन क्यों होगा, बेसिक तरीके से अब देखिए। अगर ये धनायन कैथोड की तरफ गमन करेगा तो बेटा रिएक्शन क्या होगी देखिएगा,
Na पर धनायन है। अपचन उस क्रिया को कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। तो Na धनायन से ने अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो ये हो गया बेटा Na। बात आ रही दिमाग में? Na धनायन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ही बदल जाएगा Na में, सोडियम में बदल जाएगा। आयन उदासीन हो गया, उदासीन परमाणु में बदल गया। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? अपचयन कहते हैं। क्रिया को क्या बोलेंगे? अपचयन कहेंगे। तो कैथोड पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला काम अर्थात अपचयन की क्रिया हो रही, और ये सोडियम बेटा वहां जमा हो गया। जमा मतलब ये सोडियम इस पर निक्षेपित हो गया, निक्षेपित हो गया। निक्षेपित होना या शब्द लगा दे मुक्त होना या लगा दो जमा होना, एक ही बात है। बात बैठी दिमाग में? सोडियम यहां पर निक्षेपित हो गया, जमा हो गया। इज दैट क्लियर? अब आ जाते हैं अपन यहां जमा, अब आ जाते हैं मतलब यहां Cl निगेटिव इधर गमन कर रहा है। एनोड कैसा इलेक्ट्रोड होता है? धनावेशित इलेक्ट्रोड होता है। एनायन गमन कर रहा है। जैसे धनायन अपने ऊपर उसने जो उसके ऊपर जो आवेश है जिसकी वजह से वो परेशान है उसको छोड़ रहा है। अब आवेश क्या है? धनायन। धनायन कैसे छूटेगा? ये धनायन कैसे छूटेगा? धनायन तो निकलेगा नहीं। तो धनायन निकलेगा नहीं का मतलब क्या है? उसमें से धनायन नहीं निकलता, प्रोटॉन कण नहीं निकल रहे, राइट? तो वो क्या करेगा कि अपने धनावेश को समाप्त करा देगा। समाप्त कैसे कराएगा? इसको कहते हैं विसर्जन। जैसे हमारे जो रीत रिवाज है, हमारा जो कर्म कांड है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसका क्या होता है बेटा कि सर उसकी हड्डियों को गंगा में बहाई जाती हैं, ठीक है ना, विसर्जन किया जाता है। उसके पापों का प्रायश्चित करने के लिए विसर्जन कर दिया गया, ठीक है ना, पवित्र नदी के अंदर उसका विसर्जन कर दिया गया। होता है कि नहीं ऐसा? हमारे अपने अपने अलग अलग संप्रदायों में, ठीक है ना, उनमें धार्मिक प्रक्रियाओं के अनुसार, ठीक है ना, उसमें अपन ज्यादा नहीं जाना चाह रहे, अपन वापस आते हैं। तो विसर्जन हो रहा है, डिस्चार्ज। विसर्जन को कहते हैं चार्ज से मुक्ति मिल रही है। जो उसके ऊपर चार्ज था वो डिस्चार्ज में बदल रहा है, विसर्जन हो रहा है, इसको कहते हैं विसर्जन हो रहा है, ठीक है ना। खैर, तो यहां एनोड पर जो ऋणायन गमन कर रहे हैं ये क्या करेंगे कि सर ये ऑक्सीकरण की क्रिया करेंगे। ऑक्सीकरण की क्रिया किसको कहते हैं बेटा? ऑक्सीकरण की क्रिया कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागे जाए। अब देखिए ऋणायन विसर्जन कैसे होगा? तो आप लिखोगे रिएक्शन यहां पर कि सर Cl निगेटिव, एरो लगाया गया, Cl प्लस E निगेटिव। तो इस Cl ने अपना ऋणावेश, अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दिया भाई, और ये डिस्चार्ज हो गया। ये चार्ज वाला है, ये डिस्चार्ज यानी चार्ज वाला नहीं है, तो ये विसर्जन हो गया। आप सुविधा के लिए चाहें तो इसमें Cl2 लिख सकते हैं, लेकिन आगे लगा दें 1/2, और ये ऊपर की तरफ तीर का चिन्ह अगर मैं लगा दूं जो बताएगा क्लोरीन गैस के रूप में निकल रहा है, ठीक है ना। Cl2 क्यों कर दिया गया? तो आप 1/2 यहां लगा दो, या फिर आप यहां, तो 1 मोल से आधा मोल Cl2 बन गया। क्लोरीन दरअसल गैसी रूप में होगी यहां से, तो क्लोरीन गैस विसर्जित मतलब निकलेगी, क्लोरीन गैस निकलेगी। तो NaCl का, अच्छा इस क्रिया को कहते हैं अपन, इस क्रिया का नाम भी सुन लो, इस क्रिया को कहते हैं अपन विद्युत अपघटन। क्या बोलेंगे बेटा? ये आप नोट कर ही चुके हैं, मैं हटा दूं यहां से अपन को, ठीक है ना। फिर आप जब चाहो तो दोबारा फिर वीडियो को पॉज करके दोबारा रुक कर देख लेना, लेकिन अपन को आगे अगर बढ़ना है तो अपन को ये समझना पड़ेगा बेटा, ठीक है। दरअसल इस क्रिया को बोलते हैं विद्युत अपघटन। ध्यान से सुनिएगा, विद्युत अपघटन किस क्रिया को कहते हैं अपन? विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन, राइट। इलेक्ट्रोलाइसिस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। ये उसकी कार्य प्रणाली पढ़ रहे हैं। इसमें कौन भरा है हमने? विद्युत अपघट्य पदार्थ। विद्युत अपघट्य पदार्थ मतलब जो गलित या पिघली अवस्था में आयनों में टूट जाते हैं बेटा, ठीक है, और विद्युत प्रवाहित करने से ये आयन अपने विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? विद्युत अपघटन कहते हैं, और अपने आवेश को छोड़ देते हैं। धनायन अपना आवेश हटा दिया, ऋणायन ने अपना आवेश हटा दिया। इस क्रिया को अपन डिस्चार्ज होना कहते हैं, विसर्जन कहते हैं, और विद्युत अपघटन ये प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। इज दैट क्लियर बेटा? बात विद्युत अपने समझ में आ रहा है? विद्युत अपघट्य पदार्थ में पिघली या जलीय अवस्था में विद्युत प्रवाहित करने से आयन अपने विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं, अपने आवेश को छोड़ते हैं। तो धनायन अपना आवेश छोड़ने का मतलब है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, निक्षेपित हो जाएगा मतलब जमा हो जाएगा उस इलेक्ट्रोड पर, मुक्त या जमा हो जाएगा, गैस होगी तो गैस के रूप में निकल जाएगी।
भाई द्रव्य ठोस से तो जमा हो जाएगा, वहां एकत्रित होता रहेगा, और गैस है तो गैसीय रूप में निकल जाएगी, मुक्त हो जाएगी, जिसको अपन कहते हैं। ठीक है, एक तो ये बात आपके दिमाग में आना चाहिए कि विद्युत अपनी चालक जो है, देखिए फिजिक्स में आप सॉरी, फिजिक्स में आपको क्या पढ़ाया जाएगा, धातुओं वाला काम पढ़ा, धातुओं की कहानी पड़ेगी, वहां के चालकत्व तो धातुओं को, उनका नियम तो उनमें भी फॉलो होता है, वहां धातुओं की कहानी चलेगी। लेकिन यहां क्या चलेगा बेटा, आपको यहां पढ़ेंगे अपन विद्युत अपघटनीय चालक। विद्युत अपनी चालक का मतलब किसी अम्ल को जल में डालकर, किसी क्षार को जल में डालकर, या लवण को जल में डालकर, या पिघलाकर विद्युत प्रवाहित की जाए तो उनके प्राप्त हुए आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं, चलन होता है, आयनों का गमन होता है, इसी को अपन आयनों का गमन होता है, आयनों का चलन होता है, इसी को हम चालकत्व में कहते हैं। और आयनों के गमन में अगर अवरोध उत्पन्न हो रहा है तो अपन कहने लगते हैं प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है। अवरोध, वहां इलेक्ट्रॉनों में गमन में अवरोध होगा तो वहां प्रतिरोध, इलेक्ट्रॉनों का प्रतिरोध कहलाएगा। ठीक है, गमन का प्रतिरोध। यहां पर आयनों में अगर प्रतिरोध होता है तो अपन कहने लगते हैं चालकत्व कम हो रहा है, क्योंकि प्रतिरोध जनरेट हो रहा है, आयनों का स्वतंत्र गमन नहीं हो पा रहा, किसी कारणवश नहीं हो पा रहा। ठीक है ना, वो प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये बात दिमाग में बैठी है आपको। इनमें अपन जब विद्युत प्रवाहित की गई थी तो क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन होगा। वो रासायनिक परिवर्तन का नाम क्या है कि सर ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया होगी। बात आ गई दिमाग में, ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया, अर्थात मिलाकर कह देंगे अपन रेडॉक्स क्रियाएं होंगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही। ताप बढ़ाने पर आपको अंतर किया गया था उसमें, ताप बढ़ाने पर क्या होगा, तो ताप बढ़ाने पर आयनों का आकर्षण खुलने लगता है, अगर थोड़ा बहुत लगा भी है तो और खुलने लगेगा। तो ताप बढ़ाने पर दो काम होते हैं, एक तो जैसे ये लिखा गया है, विद्युत अपघटनीय चालक पदार्थों के चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक में ताप का क्या रोल है। ठीक है ना, मैं उल्टा चल रहा हूं चूंकि वो 5वें नंबर पर है, पर अपन ने अंतर किया था तो अंतर में बात भी आई थी। ताप बढ़ाने पर क्या होगा, तो आपको कि सर ताप बढ़ाने पर दो काम होंगे, एक तो अंतर आयनिक आकर्षण, आयनों में विपरीत आवेशित आयनों में जो आकर्षण लग रहा था, ताप ज्यादा होने पर वो आकर्षण कम होगा, और आकर्षण कम होगा तो आयन तेजी से विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन करेंगे। यानी ताप बढ़ाने पर चालकत्व तो क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा बेटा, विद्युत अपनी पदार्थों के ताप बढ़ाने पर चालकत्व क्यों बढ़ेगा, क्योंकि अंतरायनिक आकर्षण कम होगा, और दूसरी बात आकर्षण कम होने के अलावा गर्म किया गया है, ताप बढ़ाया ना आपने, तो आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, वो तेजी से गमन करने लगते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक। तो ये बात तो हमारी ये रही। अब आपको समझना क्या क्या है, आपको इसके अलावा और क्या क्या समझना है। अब आपको समझना है कि जो विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य बेटा। प्रबल विद्युत अपघट्य उनको कहते हैं जिनमें, प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ उनको कहते हैं जिनका लगभग पूर्णतया आयनन हो जाता है, आयनन यानी वियोजन हो जाता है, यानी ये मानकर चलते हैं कि उनका 90% से अधिक वियोजन हो जाता है, यहां तक कि 100% तक पहुंच जाती है गाड़ी। ठीक है, लगभग अपन कह रहे हैं तो लगभग पूर्णतः आयन हो जाता है। तो विद्युत अपघट्य पदार्थों का, प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थों का पूर्णतः वियोजन हो जाता है। इसमें प्रबल अम्ल HCl, H2SO4, HNO3, HClO4 आते हैं। प्रबल अम्ल आ गए, क्योंकि अम्ल क्षार लवड़ाते हैं कि नहीं विद्युत अपघट्य में, तो प्रबल अम्ल कहने लगेंगे हम उन्हें। प्रबल क्षार NaOH, प्रबल क्षार NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये आ गए। इसी तरह से लवण 4 प्रकार के होते हैं, आपने पढ़ा था कि नहीं। लवण कैसे बनते, अम्ल प्लस क्षार बराबर लवण प्लस जल। तो 11th क्लासेस में लवण को 4 प्रकार से बांटना बताया था। कौन कौन सा, एक तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना हुआ लवण, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बना हुआ लवण, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना हुआ लवण, और प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बना हुआ लवण। ध्यान रखिएगा, चौथी कैटेगरी जो होती है ना, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बना हुआ लवण, ये सारे के सारे प्रबल विद्युत अपघट्यों में आते हैं, जिसमें दोनों कॉम्बिनेशन में किसी एक में भी अगर प्रबल है, चाहे अम्ल प्रबल है या क्षार प्रबल है या दोनों प्रबल है, तो वो सब किस में चले जाएंगे बेटा, वो सब प्रबल विद्युत अपघट्यों में आ जाएंगे। बात समझ में आ गई। जैसे NaCl, HCl और NaOH से मिलकर बना है। HCl हमारा प्रबल था, NaOH प्रबल क्षार है, उससे बनने वाला लवण अर्थात NaCl प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बना हुआ लवण होगा, ये प्रबल विद्युत अपघट्यों में जाएगा। या प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना हुआ लवण भी हमारा प्रबल विद्युत अपघट्यों में जाएगा।
दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बना हुआ भी हमारे लिए प्रबल विद्युत अपघट्टों में जाएगा, लेकिन जो दुर्बल विद्युत अपघट्ट होते हैं वो लगभग पूर्ण मतलब वो पूरी तरह से आयनित नहीं हो पाते। कुछ उनका आयनन होगा, हाँ थोड़ा बहुत पानी मिलाकर तनु करके आयनों का आकर्षण और खोला जा सकता है, थोड़ा बहुत आयनन की मात्रा बढ़ जाएगी, राइट। जैसे कोई 6% ही आयनित हो रहा है, थोड़ा बहुत पानी मिलाने पर वो 6 की जगह 8-10% हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन कभी भी वो पूर्णतः आयनित नहीं होते। कौन? दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ। यहां तक समझ में आ गई। अब बात आती है इनको प्रभावित करने वाले कारकों की तरफ। ध्यान से समझिएगा। पहला क्या है बेटा? अंतर आयनिक आकर्षण बल। अंतर आयनिक आकर्षण बल का मतलब हो गया, अंतर आयनिक आकर्षण का मतलब हो गया कि प्रबल विद्युत अपघट्टों में अंतर आयनिक आकर्षण बल कमजोर होता है। प्रबल का मतलब यहां मजबूती आकर्षण से नहीं है, प्रबल का मतलब यहां पर इस बात से दिया गया कि वो लगभग जल में डाले जाने पर पूरी तरह से आयनों में टूट जाते हैं, इसका मतलब दिया गया, ठीक है ना। प्रबल का मतलब ये मत समझिए कि आयनों में आकर्षण ज्यादा है, बल्कि प्रबल शब्द किसके लिए लगाया गया? क्योंकि ये लगभग जल में पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं। बात आ रही दिमाग में? एक दूसरी बात, तो अगर आयनों की संख्या अगर ज्यादा होगी इस प्रक्रिया में बेटा, आयनों की संख्या अगर ज्यादा होगी तो स्वाभाविक बात है चालकत्व भी ज्यादा होगा। तो आप यहां पर क्या क्या बात अपने लिए समझ में आ गई बात कि सर आयनों की संख्या बढ़ेगी तो, आयनों की संख्या अगर बढ़ेगी तो चालकत्व भी बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? चालकत्व भी बढ़ेगा। इसका मतलब क्या निकला कि जो प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं, उनमें आकर्षण बल जल्दी खुल जाता है और वो लगभग पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। लगभग पूर्णतः आयनित हो जाने का मतलब हो गया उनके विलयनों में आयन ज्यादा होंगे। प्रबल विद्युत अपघट्यों में आयनों की संख्या ज्यादा होगी, तो बेटा प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए तो आयनों की संख्या अगर ज्यादा होगी तो बेटा उनका चालकत्व भी ज्यादा होगा, ठीक है ना। यानी आयनों में आकर्षण बल अगर ज्यादा लगेगा तो आयन गमन नहीं कर पा रहे, अपने विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन नहीं कर पा रहे, तो चालकत्व तो कम होगा। और आयनों का आकर्षण अगर कम होगा, आयनों का आकर्षण अगर कम होगा तो आकर्षण जल्दी टूट जाएगा, आयन ज्यादा मुक्त होंगे, ज्यादा मुक्त आयन होंगे, आयनों की संख्या ज्यादा होगी तो चालकत्व भी बढ़ेगा, ठीक है ना। एक नॉर्मल बात यह समझनी है। दुर्बल विद्युत अपघट्य, तो प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थों की जो चालकत्व होता है वो अधिक होता है, अधिक चालकत्व, चालकत्व किनका? प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थों का। और दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थों का चालकत्व क्या होगा बेटा? इनका चालकत्व कम होगा, इनका चालकत्व कम होगा। बात समझ में आई? तो पहला पॉइंट हो गया अंतर आयनिक आकर्षण बल। अब दूसरा पॉइंट है हमारा आयनों का विलायकीकरण। अब यहां पर आपको क्या समझना है, जैसे ठोस को अगर मैंने जल में डाल दिया यानी विलायक में डाल दिया गया तो इनके आयन के चारों तरफ जलयोजन प्रक्रिया होती है, बात हम पहले भी कह चुके हैं, जलयोजन होगा। अब आपको ये यहां क्या समझना है, ये दो पॉइंट है। दो पॉइंट क्या है कि अगर ठोस रूप में आयन, ध्यान से समझिएगा, ठोस रूप में आयन जल को ज्यादा मतलब ठोस रूप में ये जल के अणु आयनों को ज्यादा घेरे रहेंगे, ज्यादा घेरे रहेंगे तो जलयोजन ऊर्जा ज्यादा उत्पन्न होगी, जलयोजन ऊर्जा ज्यादा उत्पन्न होगी तो आयनों का आकर्षण बल खुल जाएगा, राइट, खुल जाएगा, यानी आयनों की संख्या बढ़ गई। बात आ रही है? आयनों की संख्या बढ़ गई। अब आयनों की संख्या बढ़ने का मतलब हो गया कि अगर आयन स्वतंत्र हो चुका है, यहां पर महत्वपूर्ण बात समझिएगा, अगर आयन स्वतंत्र हो चुका है और स्वतंत्र हुए आयन में अगर ज्यादा संख्या में, देखिए यहां अगर ज्यादा संख्या में, इस रूप में अगर ज्यादा संख्या में अगर जल के अणु जुड़ते हैं तो जलयोजन ऊर्जा ज्यादा निकलेगी, जिससे आयनों का आकर्षण जल्दी खुलेगा, आयन मुक्त जल्दी होंगे, राइट। लेकिन मुक्त होने के बाद ये मुक्त हो गया आयन, ये अब एक रूप ये था और एक रूप ये है, एक रूप का मतलब हो गया आयन मुक्त हो गया बेटा, ये ऋणायन अलग हो गया, धनायन अलग हो गया, तो मुक्त हुआ ये आयन के चारों तरफ अगर अधिक संख्या में या अधिक बड़े आकार के, ध्यान से सुनना, अधिक संख्या में या बड़े आकार के जल के बड़े आकार के विलायक अणु जुड़ेंगे तो आयन का आकार बढ़ गया बेटा। समझने की कोशिश करो, आयन से अगर ज्यादा संख्या में अगर ये जुड़ गए, यहां ज्यादा जुड़ रहे हैं तो बेटा ऊर्जा, जलयोजन ऊर्जा ज्यादा निकल रही है, जिससे आयन जल्दी मुक्त होगा।
लेकिन मुक्त हुए आयन से अगर विलायक के कण ज्यादा संख्या में जुड़ते हैं तो इसका आकार बड़ा हो जाता है और बड़े आकार के कारण वो तेजी से गमन नहीं कर पाएगा। बड़े आकार, आयन का आकार अगर बड़ा बढ़ गया, ये विलायक, इस विलायक योजन कहते हैं अपन क्या ना, आयनों का विलायकीकरण। तो मुक्त हुए आयन का, ध्यान से, मुक्त हुआ आयन, ये मुक्त आयन नहीं है बेटा, ये जुड़े हैं। तो मुक्त हुए आयन से विलायक के अणु ज्यादा संख्या में जुड़ जाते हैं तो आकार बढ़ जाएगा। बड़े आकार वाला तेजी से गमन नहीं कर पाएगा अपने विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर। तब ऐसी स्थिति में चालकत्व कम होगा। बात आ रही है? तो विलायक आयनों का विलायकीकरण अगर ज्यादा हुआ है, इसको आप ये कह सकते हो, मुक्त हुए आयन का, मुक्त शब्द दिमाग में रखिए, मुक्त हुए आयन का विलायकीकरण अगर ज्यादा है, विलायक के अणु अगर मुक्त हुए आयन से ज्यादा संख्या में जुड़े हैं तो बड़े आकार हो जाता है और बड़े आकार के कारण वो गमन नहीं कर पाएगा, और गमन नहीं कर पाएगा यानी गति उसकी धीमी हो जाएगी, तो चालकत्व तो कम होगा। बैठ गई दिमाग में? पहला पॉइंट समझ में आ गया था, अंतरायनिक आकर्षण बल। दूसरा समझ में आया, आयनों का विलायकीकरण। तीसरा समझिए, विलायक जिसमें वो विद्युत अपघट डला है उसकी शानता। शानता किसको कहते हैं बेटा? द्रवों के बहाव में जो रुकावट पैदा होती है, रुकावट, अवरोध उत्पन्न होता है, उसे अपन कहते हैं शानता या विस्कासता, विस्कोसिटी, राइट। जिस विद्युत अपघट्य को, अब देखिएगा, दुर्बल विद्युत अपघट्य का तो चालकत्व तो कम होता ही है, ये तो कन्फर्म बात है, क्योंकि वो पूरी तरह से आयनित नहीं होते। प्रबल विद्युत अपघट्य पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं तो उनका चालकत्व तो अधिक होगा। अगर पानी की कमी ना रहे तो चालकत्व तो ज्यादा होगा, राइट। ये है। अगर मैं किसी प्रबल विद्युत अपघट्य को ऐसे विलायक में डाल दूं जो बहुत गाढ़ा है, विलायक गाढ़ा है, विद्युत अपघट्य को अगर ऐसे विलायक में डाल दिया जाए तो क्या होगा बेटा? विलायक की अगर श्यानता अगर ज्यादा है तो विद्युत अपघट्य के आयन तेजी से गमन नहीं कर पाएंगे। श्यानता का मतलब अपने दिमाग में गाढ़ापन है, जैसे ग्लिसरीन है, ठीक है ना, दूसरे और पदार्थ, शहद हो सकता है, तो ये गाढ़े होते हैं कि नहीं बेटा? ऐसे में अगर कोई को डाल दें, अपन मान के चलो विद्युत अपघट्य को डाल दें, तो क्या होगा? विद्युत अपघट्य के आयन उस गाढ़ेपन के वजह से, उसके अधिक शांता के वजह से तेजी से गमन नहीं कर पाएंगे। तो बेटा विलायक की शांता अगर ज्यादा होगी तो, विलायक की शांता ज्यादा होगी तो विद्युत अपघट्य के आयन तेजी से गमन नहीं कर पाएंगे। यानी इस बात को यह समझ लें कि अगर मैं जमीन पर शहद डाल दूं और फिर मैं आपको थोड़े बहुत कहना चाहिए कुछ कण डाल दूं, उसमें मिट्टी के कण डाल दूं, तो मिट्टी के कण शहद पर तेजी से गमन नहीं कर पा रहे। पानी में मिट्टी के कण तेजी से गमन कर पाएंगे लेकिन शहद में नहीं कर पाएंगे। तो गाढ़ापन की वजह से, श्यानता ज्यादा होने की वजह से क्या होता है बेटा? आयनों का गमन कम होगा, और आयनों का गमन अगर कम होगा तो चालकत्व में कमी आएगी। अगला जो पॉइंट है हमारा, अगला जो पॉइंट है वो है विलयन की सांद्रता। ये समझ में आ गई? विलायक की श्यानता अगर ज्यादा होगी तो चालकत्व में कमी आएगी, राइट। विलयन की सांद्रता, अब विलयन की सांद्रता का मतलब मान के चलो एक पात्र है, उसमें विलायक और फिर विलय का मतलब हो गया हमारा विद्युत अपघट्य डाल दिया, ठीक है ना। कुछ आयनों का आयनन हुआ, आयन मुक्त हुए आयन भी है उसमें, थोड़ा बहुत आयनों में भी आकर्षण अभी पूरी तरह से नहीं खुला तो वो भी हो सकता है, पानी मिलाएंगे तो आकर्षण और खुलता जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर उसमें ज्यादा आयन है, ज्यादा आयन, ध्यान से, ज्यादा आयन का मतलब पदार्थ जो हो लगे उसमें आयन अगर ज्यादा है, इसका मतलब विद्युत अपघट्य के आयन ज्यादा है, यानी विलयन की सांद्रता ज्यादा है, विलयन की सांद्रता ज्यादा है, ठीक है। तो आप इस बात को ये समझो, जैसे सांद्रता ज्यादा है मतलब आयन ज्यादा है। अब आपको मैं इसका एग्जाम्पल किस तरह से समझाऊंगा, देखिएगा। जैसे भीड़ भरे इलाके में, भीड़ मतलब संख्या ज्यादा, भीड़ उसी को कहते हैं। भीड़ भरे इलाके में जब आप दौड़ना चाहोगे, आप साइकिल से दौड़ लगाना चाहोगे, तो आपकी दौड़ या आपकी साइकिल की रेस कम होगी कि नहीं? बिल्कुल कम होगी भीड़ में। इसका मतलब है कि अगर आयनों की संख्या अगर ज्यादा है, यहां पर कम पानी के उतने ही पात्र में, इसको ऐसे समझो, एक डिब्बा है, उसमें हमने 10 ग्राम नमक डाल दिया, एक डिब्बा पात्र हो गया, उसमें पानी भरा है 500 ग्राम, उसमें आपने 10 ग्राम NaCl डाल दी। और अगर मैं उसी में और NaCl मिलाता जाऊंगा तो क्या होगा? आयनों की संख्या बढ़ेगी, यानी आयनों की भीड़ बढ़ेगी, और आयनों की भीड़ बढ़ेगी तो आयनों की भीड़ एक दूसरे को आकर्षित भी करेगी, धनायन ऋणायन को आकर्षित करेगा। उस स्थिति में आयन खुले भी,
अलग अलग भी हुए और आकर्षण भी लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में आयन तेजी से गमन नहीं कर पाएंगे। मतलब भीड़ में साइकिल आसानी से नहीं चला पाएंगे, भीड़ में आयन तेजी से गमन नहीं कर पाएगा। तो अपन कहेंगे अब देखिएगा, अगर मैं उसी को पानी बढ़ाता जाऊं, 500 ग्राम पानी के बजाय 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 10 ग्राम पानी बढ़ाता जाऊं, तो क्या होगा? आयनों का फैलाव बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ेगा कि नहीं? इसको कहते हैं हम तनु करना। तो अभी आपने सांद्रता ज्यादा होने पर क्या देखा आपने कि सर सांद्रता अगर ज्यादा होगी तो आयन तेजी से गमन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनमें आकर्षण भी उत्पन्न होगा। आयन एक दूसरे को उस भीड़ भरे इलाके में से भेद कर पार नहीं कर पा रहा, विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ नहीं जा पा रहा, तो ऐसी स्थिति में ये भी जनरेट होगा। ठीक है ना, चालकत्व में कमी आएगी। लेकिन अगर अपन उसी में पानी बढ़ाते जाएं तो अब क्या मिल गया? आयन को एक दूसरे से दूर रहने का समय मिल गया, जगह मिल गई। तो जगह मिल गई मतलब वो भीड़ थोड़ी सी क्या हो गई? तितर बितर। अगर मैं 500 लोगों के लिए कोई प्रोग्राम करता हूं और जगह अगर कम है तो बेटा एक दूसरे से टकराएंगे कि नहीं बेटा, भीड़ ज्यादा होने की वजह से। और उन्हीं 500 लोगों को बहुत बड़े मैदान में अगर पहुंचा दिया जाए तो वो एक दूसरे से काफी दूरी पर रह गए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? आयन आसानी से तेजी के साथ अपने विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ जाने लगेगा। मतलब सांद्रता बढ़ेगी तो चालकता में कम आएगी, चालकत्व में कम आएगी। लेकिन तनुता अगर बढ़ाएंगे, पानी अगर बढ़ाएंगे तो आयन काफी दूर दूर हो जाएंगे और ऐसी स्थिति में चालकत्व तो बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? सांद्रता ज्यादा होने पर चालकत्व तो कम होगा, तनुता बढ़ाने पर चालकत्व तो ज्यादा होगा। उम्मीद है ये बात समझ में आ रही होगी। और ताप की बात अभी अपन कर ही चुके थे कि ताप बढ़ाने पर चालकत्व तो बढ़ता है, क्योंकि आयनों के मध्य में आकर्षण खुलेगा, आकर्षण कम होगा, और दूसरी बात आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। बात आ गई दिमाग में? ठीक है ना। अगर नहीं सुन पाए तो दोबारा पॉज कर करके उसको सुनिएगा बेटा, दोबारा वीडियो देखकर। तो ये तो रही बात इसके सिलसिले में। विद्युत अपघटन प्रक्रिया समझ में आई? विद्युत प्रवाहित करने से, विद्युत अपनी पदार्थ की गलित या पिघली जलीय अवस्था में विद्युत प्रवाहित करने से आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करते हैं और वो विसर्जित होते हैं। इस प्रक्रिया को अपन कहते हैं विद्युत अपघटन होते हैं। विसर्जित होकर वो वहीं इलेक्ट्रोडों पर, गैस है तो गैस के रूप में निकल जाएगी, और ठोस या द्रव है तो वो निक्षेपित या जमा या मुक्त हो जाएगी। इज दैट क्लियर? अब कितना जमा होगा? यहां ये Na जा रहा है, विसर्जित हो रहा है, कितना सोडियम जमा होगा, यानी कितनी मात्रा में जमा होगा, ये कौन बताते हैं? फैराडे बताते हैं। अब ये वाला काम बेटा धात्विक चालकों में तो होगा नहीं, तो अपन क्या कहने लगते हैं कि फैराडे का नियम धात्विक चालकों में फॉलो नहीं होता, इनमें फॉलो होगा। राइट, ये बात। चलिए, तो मैं ये, अगर आपको स्क्रीनशॉट से संबंधित कुछ लेना हो तो आप ले सकते हैं बेटा, नहीं तो मैं फिर आगे बढ़ रहा हूं। मैं फैराडे के नियम की तरफ चल रहा हूं। हो गया ये इतना? चलिए, अब बात करेंगे अपन फैराडे के नियम में। और फैराडे के नियम में हम जब बात करेंगे, तो क्या पढ़ेंगे अपन? ठीक है ना, यही बात दिमाग में रखना है अपन को। यहां अभी मैं बता रहा हूं, यही बात दोबारा फिर रिपीट हो रही है बात। ठीक है, इन इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ निक्षेपित या जमा होते हैं। ये आयन अपने विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ जाकर इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होंगे। अब कितना निक्षेपित होंगे, जमा कितना होंगे, मुक्त कितना होंगे, इसे फैराडे अपने नियमों के आधार पर बताते हैं, जिसमें से फैराडे का प्रथम नियम मैं लिखने जा रहा हूं। कौन सा नियम बेटा? फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। अच्छा, प्रथम नियम को मैं बताऊं उससे पहले ध्यान से सुनिएगा, कुछ नोट करने वाली बात। रफ कॉपी लेकर आप बैठते हैं, नोट्स आपके पास टेलीग्राम से पहुंच ही रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो नोट करने वाली बात रफ कॉपी में क्या है, और वो जानते हैं आप लोग, ठीक है ना। जैसे पहला नोट करने वाली पहली बात है कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, प्रति इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है बेटा? 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। ठीक है। दूसरी बात, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर, अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया बेटा? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया आवोगार्दो संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉनों पर, 6.022 गुणा 10 की घात 23 इलेक्ट्रॉनों पर। ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो अपन क्या करेंगे? गुणा कर देंगे बेटा। 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश है, 10 इलेक्ट्रॉन पर 10 का गुणा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन यानी इस संख्या का गुणा। तो गुणा करने पर यह बात आपको पहले से भी मालूम होना चाहिए, ये गुणा करने पर बात आती है 96,500 कूलम। कितना?
इसका मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू होगी, हालांकि ये 96,495 ऐसा मिला जुला है, लेकिन उसको अपन राउंड फिगर में याद करने के लिए 96,500 कूलम। तो आप 96,500 कूलम क्या होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश होता है, राइट। अच्छा, 96,500 कूलम को हम लोग 1 फैराडे भी बोलते हैं। अब ये जो नाम है बेटा, ये सब कूलम, फैराडे, अब आप ये क्या वैज्ञानिकों के सम्मान में रखे गए, इन्होंने बहुत योगदान दिया है, इसलिए इनके योगदान को हम जब तक पृथ्वी का अस्तित्व रहेगा तब तक इनके योगदान को हम याद रखेंगे। साइंस में तो याद रखा ही जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 96,500 कूलम, जिसको अपन कहते हैं 1 फैराडे, ठीक है। एक आपने सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर में, सॉल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ा था तत्व का तुल्यांकी भार, ठीक है। क्या पढ़ा था, तत्व का तुल्यांकी भार। तो तत्व का तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाएगा, तत्व का परमाणु भार बटे तत्व की संयोजकता, तत्व का परमाणु भार बटे तत्व की संयोजकता, ठीक है। ये बेसिक चीजें आपने 11th में भी पढ़ी है, मैं भी आपको दोबारा बता रहा हूं। किसी भी तत्व का तुल्यांकी भार निकाला जाता है तत्व का परमाणु भार बटे तत्व की संयोजकता से, ठीक है। अब मैंने एक छोटी सी टेबल आपको बताने के लिए यहां बनाई। उस टेबल में मैंने 3 कॉलम लिए। पहले कॉलम में मैं बता रहा हूं आपको तत्व की बात, दूसरे कॉलम में परमाणु भार की बात, तीसरे कॉलम में संयोजकता की बात, और चौथे कॉलम में उसका तुल्यांकी भार की बात, ठीक है ना। तू भा, तू भा, तू भा मतलब तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट जिसको अपन ई से प्रदर्शित करेंगे आगे जाकर। किससे बेटा, कैपिटल ई से प्रदर्शित करेंगे तुल्यांकी भार को, ठीक है। तुल्यांकी भार थोड़ा बड़ा साइज कर दूं मैं यहां से, ऐसे आवाज मेरी समझ में अगर आ रही है तो कोई दिक्कत भी नहीं। तत्व के तौर पर अगर मैं कहता हूं सोडियम, तो सोडियम का परमाणु भार होता है 23, संयोजकता होती है 1, तो तुल्यांकी भार भी कितना निकला 23। मैग्नीशियम की बात करूं तो इसका परमाणु भार होता है 24, संयोजकता होती है 2, तो तुल्यांकी भार कितना आएगा 12। एल्यूमिनियम की बात करूं तो एल्यूमिनियम का होता है 108, संयोजकता 1, तो यहां मैं लिखूंगा 108। अगर मैं एल्यूमिनियम की बात कर रहा था मैं, 27, संयोजकता होती है 3, और तुल्यांकी भार निकलेगा 9। एजी की बात करूं, सिल्वर की बात करूं बेटा, तो सिल्वर में 108, ठीक है ना, संयोजकता 1, और यहां अगर मैं लिखता हूं तो ये आ गया 108। समझ में आ रही बात। इसी तरह से अगर मैं जिंक की बात करूं, जेडएन की बात करूं बेटा, जेडएन का 65 होता है, संयोजकता 2 होती है, 32.5 हो जाएगा। कॉपर की बात करूं बेटा, तो कॉपर Cu 63.5, संयोजकता 2, 31.75। अब मेरे अंदर मेरी बात को आप समझने का प्रयास कर रहे हो। मैं क्या बता रहा हूं कि सर आपने हमें कुछ तत्वों के तुल्यांकी भार बताए हैं, ठीक है। तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है ये बात मैंने समझाई। अब मैं आपको कुछ रिएक्शंस बोर्ड पर लिख रहा हूं, उन रिएक्शनों को हम लोग समझेंगे, पढ़ना सीखेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे मैंने लिखा एल्यूमिनियम जिस पर 3 धनायन है, 3 इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए, तब ये विसर्जित होकर देगा एल्यूमिनियम। इसी तरह से मैंने लिखा Cu 2 धनायन प्लस 2E नेगेटिव इज इक्वल टू C। मैंने लिखा Ag धनायन प्लस E नेगेटिव एरो के बाद Ag। मैंने लिखा Na धनायन प्लस E नेगेटिव एरो के बाद Na। मैंने लिखा Mg2 धनायन प्लस 2E नेगेटिव इज इक्वल टू N। आता है दिमाग में। कुछ रिएक्शन है मैंने लिखी है, और अगर मैं ये कहता हूं कि ये रिएक्शन है कैथोड पर होने वाली रिएक्शन है, अर्थात अपचयन क्रियाएं जो कहां पर होती हैं, कैथोड पर होती है। विद्युत अपघटन में अगर पात्र के अंदर एल्यूमिनियम आयन मौजूद है तो वो क्रिया ये होगी, कॉपर आयन मौजूद है तो क्रिया ये होगी, सिल्वर आयन मौजूद है तो ये होगी, सोडियम आयन मौजूद है तो ये होगी, और मैग्नीशियम आयन मौजूद है तो ये होगी, ठीक है बेटा। अब इन रिएक्शनों को, पहली बात तो क्या ये देखिए आप, क्या बोर्ड पर लिखी रिएक्शन बैलेंस है क्या, तो बैलेंस अपन तत्व की दृष्टि से भी देखते हैं और आवेश की दृष्टि से। एल्यूमिनियम आयन, एक एल्यूमिनियम आयन, एक एल्यूमिनियम इधर है, ठीक है। 3 धनावेश में 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो ये उदासीन ये हो गया, इधर भी उदासीन है। तो कुल मिलाकर आप जब इनको देखेंगे, 2 धनावेश से 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े जाने पर Mg हो गया, 1 धनावेश से 1 इलेक्ट्रॉन जोड़े जाने पर Na हो गया।
Cu पर 2 धनावेश से 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े जाने पर C हो गया। तो आपका जवाब ये आएगा। इसी तरह से S धनायन की बात कर सकते थे अपन। आपका जवाब आएगा कि हाँ सर, ये बोर्ड पर आपने रिएक्शन लिखी है, बैलेंस है। अब बैलेंस रिएक्शन को पढ़ना सीखिए। पढ़ने का मतलब ये निकलेगा कि जो भी अंक आगे लगाए, जैसे एल्यूमिनियम के आगे कोई अंक लगाएगा तो आपका जवाब होगा नहीं लगा। इलेक्ट्रॉन के आगे कितना लगा है? 3, तो ये मोलों में बोला जाता है, तो आप कहोगे 3 मोल, राइट। यहां क्या लिखूंगा मैं? 1 मोल। क्यों लिख रहा हूं कि इस Al के आगे 1 लगा है। यहां भी लिखता तो मैं क्या लिखता? 1 मोल। 1 मोल आयन, 3 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल एल्यूमिनियम लिखता कि नहीं? ऐसे यहां पर, यहां कितना है आपका? 2 मोल इलेक्ट्रॉन, 2 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल एल्यूमिनियम, 1 मोल Cu। ठीक है, आ रही ना बात समझ में? इसी तरह से मैं यहां लिखूंगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन बेटा, 1 मोल Ag, ओके, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल Na, 2 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल मैग्नीशियम, है कि नहीं? ये जानते हैं अपन। तो ये तो संतुलित रासायनिक अपक्रिया पदार्थों के आगे लगे अंकों को हम लोग रस समीकरण मिति गुणांक कहते हैं, और रस समीकरण मिति गुणांक को हम लोग मोल के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो बेटा मैंने आपको ये कुछ रिएक्शंस जो लिखे हैं, रिएक्शनों को पढ़ना हमारे दिमाग में पढ़ रहे हैं कि नहीं अपन? इलेक्ट्रॉन के आगे 3 लिखा है तो ये 3, इनको मोल के रूप में व्यक्त करेंगे। रस समीकरण मिति गुणांक कहते हैं किसी पदार्थ संतुलित रासायनिक अपक्रिया में किसी पदार्थ के आगे जो अंक लगे होते हैं उनको हम लोग रस समीकरण मिति गुणांक कहते हैं। ठीक है, ओके। तो अब आपको क्या करना है, देखिएगा। आपको मैंने बताया था ना कि कैथोड पर अपचयन की क्रिया होगी। मान के चलो एल्यूमिनियम आयन कैथोड पर जा रहे हैं और वहां क्या मिल रहा है? उनको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन को लेकर वो अपचयित हो गए। किसमें? तो एल्यूमिनियम आयन एल्यूमिनियम में, कॉपर आयन कॉपर में, सिल्वर आयन सिल्वर में, सोडियम आयन सोडियम में, मैग्नीशियम आयन मैग्नीशियम में क्या हो गए? अपचयित हो गए। ठीक है, अपने आवेश का विसर्जन कर लिया, डिस्चार्ज हो गए, राइट। अब आपको क्या मतलब मालूम है? आपको क्या क्या जानकारी है मालूम है? आप ये जानते हैं कि 1 मोल एल्यूमिनियम का मतलब कितना होता है बेटा? उसका मोलर द्रव्यमान होता है जो कितना होगा? 27 ग्राम। एल्यूमिनियम कितना जमा होगा? अगर ये वाली रिएक्शन हो रही है तो 1 मोल एल्यूमिनियम का मतलब कितना होगा? 27 ग्राम। तो 27 ग्राम एल्यूमिनियम को अगर मैं जमा कराना चाहता हूं उस पात्र में जिसको अपन विद्युत अपघटन की प्रक्रिया करा रहे हैं, विद्युत अपघटनी पात्र कहते हैं, उस पात्र में जो कैथोड पर अगर मैं 27 ग्राम एल्यूमिनियम जमा कराना चाहता हूं तो मुझे कितने मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी? तो आपका जवाब होगा 3 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। बात समझ में आ रही है? 27 ग्राम के लिए, 27 ग्राम मतलब 1 मोल एल्यूमिनियम होता है, 27 ग्राम के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी कि नहीं? इसका मतलब अगर मैं आपसे ये कहता हूं मुझे 9 ग्राम जमा कराना है, 9 ग्राम, तो 27 का 9 क्या है कि सर ये तो 1/3 भाग है, 1/3 भाग है, तो इसको भी 1/3 कर दो, 1/3। तो 1/3 जैसे ही मैं करूंगा तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 1 मोल इलेक्ट्रॉन आ जाएगा कि नहीं? 27 ग्राम के लिए 3 मोल की जरूरत होती है। 9 ग्राम जो कि 27 का तिहाई है, तिहाई तीसरा थर्ड भाग है, तो इसका भी थर्ड कर दो, तो 3 का थर्ड क्या होगा? 1 मोल। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही आ जाए। 1 मोल कॉपर को अगर जमा कराना चाहते हैं तो 1 मोल कॉपर का मोल यानी कॉपर का मोलर द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान को ग्रामों में प्रदर्शित करेंगे, मोलर द्रव्यमान कहलाएगा। वो कितना होता है? 63.5 ग्राम। ठीक है, कितना? 63.5। तो 63.5 ग्राम जमा कराना चाहते हैं तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी? तो आपको 2 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। अगर इसका 2 मोल कॉपर जमा कराना चाहते हैं यानी इस मात्रा का दुगना जमा कराना चाहते हैं तो 4 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। 10 गुना अधिक जमा कराना चाहते हैं, निक्षेपित कराना चाहते हैं अपन, तो आपको 2 का भी 10 गुना करिए। जितना गुना इसका करेंगे उतना गुना इसका होगा, जितना भाग इसका करेंगे उतना भाग इसका करेंगे। बिल्कुल सीधा सा फंडा समझ लीजिए। तो 63.5 की जगह अगर मैं कहता हूं मुझे 31.75 ग्राम अगर जमा कराना है जो कि 63.5 का आधा है, तो इसका भी आधा कर दो तो आप होगे 1 मोल इलेक्ट्रॉन। बात आ गई दिमाग में?
एक मोल इलेक्ट्रॉन आवेश की आवश्यकता हो। ठीक है, ये आ जाओ एजी में आ जाओ। चांदी 108, एक मोल का मतलब 108 ग्राम जमा कराना चाहते तो एक मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। अगर मुझे इसका आधा जमा कराना चाहते तो आधा मोल की जरूरत पड़ेगी, इसका 5वां भाग करना चाहते तो 1/5 मोल की जरूरत पड़ेगी, 5 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता, आवेश की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे यहां देख लीजिए, एक मोल सोडियम का मतलब होता है बेटा 23 ग्राम। कितना? 23 ग्राम। तो 23 ग्राम के लिए मुझे कितने की जरूरत पड़ेगी? एक मोल इलेक्ट्रॉन के लिए। अच्छा, अगर मैं कहता हूं 2.3 ग्राम सोडियम चाहिए मुझे, कितना? 2.3, जो कि 23 का 10वां भाग है, तो आप इसका भी 10वां भाग कर लो, अर्थात 1/10 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बराबर विद्युत की जरूरत पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? एक मोल मैग्नीशियम का मतलब हो गया बेटा 24 ग्राम। ठीक है, अगर मुझे इसका आधा करना है, 12 ग्राम मैग्नीशियम जमा करानी है, विद्युत अपघटन कराना है मुझे, मैग्नीशियम आयन को मैग्नीशियम बदलना है, तो 12 ग्राम जरूरत पड़ेगी। तो इसका भी अपन क्या कर दें, 24 का 12 आधा होता है, तो इसका भी आधा कर दो, एक मोल। अब आप गौर से क्या सुनना है आपको एक तो बात यह कि जितना ज्यादा आवेश प्रवाहित होगा उतनी पदार्थ की मात्रा भी ज्यादा होगी, पदार्थ की मात्रा कम जमा करनी है तो आवेश भी जब, ठीक है ना। तो यहां से आपका फैराडे का पहला नियम बन गया, यहां से समझिएगा, फैराडे के प्रथम नियम, फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। नियम को मैं जनरेट कर रहा हूं, मैं नियम से नहीं समझा रहा, मैं क्या बता रहा हूं, नियम कैसे बना। तो जितनी ज्यादा मात्रा इलेक्ट्रोड पर जमा कराना चाहते, विद्युत आवेश उतना ही ज्यादा लगेगा, विद्युत की मात्रा उतनी ज्यादा लगेगी, भाषण में आवेश उतना ही ज्यादा लगेगा। इसका मतलब फैराडे का नियम पहला बन गया, W समानुपाती Q। बताओ बन गया कि नहीं? नियम क्या बन जाएगा फैराडे का नियम? विद्युत अपघटन पर किसी इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाली पदार्थ की मात्रा को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं हम लोग? W से। जमा हो रही है कि नहीं? निक्षेपित या मुक्त कहते हैं अपन, जमा होने वाली पदार्थ की मात्रा। देखिए, अगर मुझे 27 का दुगना 54 ग्राम अगर एल्यूमिनियम जमा कराना हो, मान के चलो 27 का दुगना 54 ग्राम जमा करना पड़ेगा, तो मुझे 6 मोल की जरूरत पड़ेगी। 9 ग्राम जमा कराना है मुझे तो 1 मोल की जरूरत पड़ेगी। तो W समानुपाती Q बना के नहीं? यानी विद्युत अपघटन पर किसी इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाली पदार्थ की मात्रा, जिसको अपन W कहते हैं, विद्युत की मात्रा अर्थात आवेश के समानुपाती होती है, W समानुपाती Q। यहां अगर अपन W बराबर समानुपाती का इस्तेमाल लेकर आएंगे, इसे कहेंगे Z, समीकरण नंबर 1। Z क्या चीज है? निक्षेपित पदार्थ, जो भी पदार्थ निक्षेपित या मुक्त या जमा हो रहा है, निक्षेपित पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक है बेटा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। ये उस पदार्थ का एक स्थिर मान होता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, राइट। अब आपको गौर क्या करना है? गौर ये करना है आपको गौर ये करना है इन सभी रिएक्शनों से। देखिए एल्यूमिनियम का 9, ये एल्यूमिनियम देखिए, एल्यूमिनियम का 9 क्या होता है? तुल्यांकी भार। तो 9 ग्राम के लिए 9 ग्राम जो तुल्यांकी भार है, E बराबर, एल्यूमिनियम का तुल्यांकी भार 9 होता है, यानी तुल्यांकी भार 9 होता है। 9 ग्राम के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन यानी 96,500 कूलम यानी 1 फैराडे, 96,500 कूलम यानी 1 फैराडे विद्युत की आवश्यकता होगी। यानी एल्यूमिनियम का तुल्यांकी भार, यानी तुल्यांकी भार के बराबर जमा करने के लिए 96,500 कूलम अर्थात 1 मोल इलेक्ट्रॉन यानी 1 फैराडे विद्युत की आवश्यकता होगी। बात समझ में आ रही है? इसका तुल्यांकी भार 31.75, कॉपर का तुल्यांकी भार कितना? 31.5। कॉपर के तुल्यांकी भार के बराबर जमा करने के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन। सिल्वर का तुल्यांकी भार भी 108 होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। सोडियम का तुल्यांकी भार 23 ग्राम होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम का तुल्यांकी भार 12 ग्राम होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। इससे क्या मैसेज निकला? इससे मैसेज निकला किसी भी पदार्थ के तुल्यांकी भार के बराबर मात्रा जमा करने के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन अर्थात 1 फैराडे यानी 96,500 कूलम विद्युत आवेश की आवश्यकता। निकला कि नहीं? एल्यूमिनियम का 9 ग्राम तुल्यांकी भार होता है, 1 मोल फैराडे, मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन आवेश यानी 96,500 कूलम यानी 1 फैराडे। 31.75 तुल्यांकी भार होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश यानी 96,500 कूलम यानी 1 फैराडे। 108 इसका तुल्यांकी भार होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश यानी 96,500 कूलम यानी 1 फैराडे। 23 ग्राम सोडियम का तुल्यांकी भार होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन आवेश यानी 96,500 कूलम यानी 1 फैराडे। 12 ग्राम मैग्नीशियम का तुल्यांकी भार होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश यानी 96,500 कूलम यानी 1 फैराडे। अर्थ ये निकला इस पूरी कहानी का
लब्बो लुभाव यानी पूरी कहानी का अर्थ ये निकला, तुरंत नोट भी करा करो बेटा, ठीक है ना, या स्क्रीनशॉट तुरंत ले लिया करो। अर्थ ये निकला कि किसी भी पदार्थ के तुल्यांकी भार के बराबर मात्रा जमा करने के लिए उसके 96,500 कूलाम यानी एक फैराडे विद्युत आवेश यानी एक मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश की आवश्यकता होती है। निकाला कि नहीं वैसे में से? तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, इसको ऐसे समझाया मैंने आपको, उसको ऐसे समझा रहा हूं कि 96,500 कूलाम, ध्यान से समझिएगा, 96,500 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर जमा होने वाली पदार्थ की मात्रा कितनी होगी बेटा? ई ग्राम। ई ग्राम क्या चीज है? उसके तुल्यांकी भार के बराबर होगी कि नहीं? 96,500 कूलाम एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, आप उसे एक फैराडे भी कह सकते हैं। तो 96,500 कूलाम विद्युत आवेश प्रवाहित करने से जमा होने वाली पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी भार यानी ई ग्राम के लिए। अगर मैं कह रहा होता बेटा कि एक कूलाम विद्युत आवेश प्रवाहित करने पर कितना, एक कूलाम विद्युत आवेश प्रवाहित करने पर कितना पदार्थ जमा होगा, तो आप कहोगे ई बटे 96,500 ग्राम प्रति कूलाम। होगा कि नहीं? देखो, एक कूलाम अगर मैं जमा कराना चाहता हूं, एक कूलाम अगर मैं जमा कराना चाहता हूं तो पदार्थ कितना जमा होगा, तो आप कहोगे उसके तुल्यांकी भार बटे 96,500। 96,500 बैठी दिमाग में। दरअसल इस वैल्यू को हम जेड कहते हैं। जेड क्या चीज है? यहां पर जेड ही आ गया बेटा, यही वाला जेड, निक्षेपित पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो जेड बराबर क्या हो गया हमारा? ई बटे 96,500, जो मैं अभी आपको प्रूव कर रहा हूं, मात्रक होगा इसका ग्राम प्रति कूलाम। बात बैठती दिमाग में आपके? चलिए यहां बताता हूं। Q बराबर है हमारा I इंटू टी। I का मतलब अगर मैं पूरा लिखूं बेटा तो ये विद्युत धारा यानी I से इंडिकेट किया है मैंने, गुणा समय सेकंड में, समय सेकंड, ठीक है, समय सेकंड, टी स्मॉल टी से प्रदर्शित करें, राइट। तो Q बराबर हमारा होता है I इंटू टी। ये Q बराबर हमारा आवेश बराबर हो गया I इंटू टी, राइट, I इंटू टी। अगर मैं कह रहा हूं कि I बराबर 1 एम्पियर, I बराबर 1 एम्पियर, 1 एम्पियर की धारा, ठीक है, और T बराबर बेटा 1 सेकेंड, तो Q बराबर क्या हो जाएगा बेटा कि सर 1, Q बराबर I इंटू टी है, तो ये हो जाएगा 1 गुणा 1 यानी 1 एम्पियर प्रति सेकेंड यानी 1 कूलाम। 1 कूलाम, 1 कूलाम की परिभाषा क्या होती है? 1 एम्पियर की धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित करेंगे, उसको 1 कूलाम कहते हैं। तो Q की वैल्यू बेटा 1 कूलाम अगर कर दी जाए, Q की वैल्यू 1 कूलाम कर दी जाए, Q की वैल्यू 1 कूलाम यानी 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करें और Q मतलब 1 कूलाम हो गया। 1 कूलाम अगर ये हो जाएगा, Q बराबर 1 कूलाम हो जाएगा, तो बताइए समीकरण 1 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? समीकरण 1 क्या हो जाएगा? तो समीकरण 1 हो जाएगा बेटा W बराबर Z। ध्यान से समझिएगा, समीकरण 1 क्या हो गया? W बराबर Z हो गया कि नहीं? क्योंकि Q की वैल्यू कितनी कर दी आपने? 1। बात समझ में आ गई? यानी जमा होने वाली पदार्थ की वो मात्रा ही उसका क्या कहलाएगी? Z कहलाएगी। Z क्या चीज है? निक्षेपित पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक। बात समझ में आ रही है? जमा होने वाली पदार्थ की मात्रा W, Z क्या चीज है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो जमा होने वाली पदार्थ की मात्रा को ही हम लोग Z कहेंगे। तो Z की परिभाषा बनाओ। Z की परिभाषा क्या होगी? जमा होने वाली पदार्थ की मात्रा ही Z है, लेकिन कब? 1 कूलाम। 1 कूलाम मतलब 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड। बैटरी दिमाग में? तो अपन ये कहेंगे विद्युत रासायनिक तुल्यांक की अगर परिभाषा बनाते हैं कि 1 कूलाम विद्युत आवेश प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाली पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाली पदार्थ की मात्रा को ही हम क्या बोलते हैं? विद्युत रासायनिक तुल्यांक यानी Z कहते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर मैं अलग अलग पदार्थों का Z निकालूं, अगर मैं यहां Z निकालता हूं बेटा, ठीक है, देखो जरा यहां आ रही बात, Z निकालता हूं। Z क्या चीज है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक, जिसका मात्रक होता है ग्राम प्रति कूलाम, ठीक है। जैसे अगर मैंने एल्यूमिनियम का Z निकाला, एल्यूमिनियम का विद्युत रासायनिक तुल्यांक निकाला, तो एल्यूमिनियम का तुल्यांक की भार 9 बटे 96,500 ग्राम प्रति कूलाम। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि प्रति कूलाम 1 कूलाम प्रवाहित करेंगे तो एल्यूमिनियम कितना जमा होगा? 9 बटे 96,500, ठीक है। मैग्नीशियम का Z बराबर कितना होगा बेटा? मैग्नीशियम का विद्युत रासायनिक तुल्यांक बराबर होगा कितना? 12 बटे 96,500 ग्राम प्रति कूलाम। 1 कूलाम अगर प्रवाहित करेंगे मैग्नीशियम के विद्युत अपघटन के दौरान, तो 12 बटे 96,500 ग्राम मैग्नीशियम कैथोड पर जमा होगा, लेकिन 1 कूलाम से, क्योंकि 96,500 कूलाम से तो कितना जमा होता है? उसके तुल्यांक की भार के बराबर। तो इन पदार्थों के अगर Z के मान निकाले जाएं तो सोडियम का Z कितना होगा? सोडियम का Z बराबर, तो सोडियम का तुल्यांकी भार बटे 96,500,
ग्राम प्रति कूलम, ये तो मात्रक वही चलेगा। मैग्नीशियम का कितना होगा 12/96,500 ग्राम प्रति कूलम। एल्युमिनियम का कितना होगा 9/96,500 ग्राम प्रति कूलम। सिल्वर का कितना होगा बेटा 108/96,500 कूलम ग्राम प्रति कूलम। जिंक का कितना होगा 32.5/96,500 ग्राम प्रति कूलम, ठीक है ना। कॉपर का कितना होगा 31.75/96,500 ग्राम प्रति कूलम। कुछ बैठी दिमाग में? ये फैराडे के विद्युत अपघटन का हमारा प्रथम नियम से संबंधित सवाल हो गया। और अगर मैं इस सूत्र को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं, जैसे Q बराबर IT है तो समीकरण क्या बन जाएगा W बराबर ZIT, और Z बराबर आपके सामने वो लिखा है तो सूत्र हो जाएगा W बराबर E बटे 96,500 गुणा I इंटू T। हो जाएगा कि नहीं बेटा? ये सवाल सूत्रों के लिए हो गया। अगर हम लोग मतलब ये सूत्र सवाल निकालने के लिए हो गया। अगर हम मुझे एम्पियर में धारा दे रहा हो, समय दे रहा हो, अच्छा समय मिनट या घंटों में दिया जाए या किसी में भी दिया जाए, आपको सेकंड में बदलना है। सेकंड में दिया जा रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन औरों में दिया जा रहा है तो आपको ये बदलना है। ई तुल्यांकी भार हो गया, जो आप देख ही रहे 96,500 का भाग दे देंगे। जैसे 2 घंटे तक तो 2 को घंटों को आपको सेकंडों में बदलना है। 15 एम्पियर की धारा, ठीक है, और उस पदार्थ का तुल्यांकी भार का मान लगाइए तो कितना इलेक्ट्रोड पर पदार्थ जमा होगा, ये आप इस सूत्र से निकाल सकते। तो उम्मीद है कि बेटा आप लोगों को ये बात ये देखना है। आपको बार बार चलाइए वीडियो को, थोड़ा सा पॉज करके दोबारा समझाइए, सुनिए, लीड लगाकर समझने का प्रयास कीजिए। तो मॉड्यूल 1 में ये सारी बातें मैं नोट्स के तौर पर भेज चुका हूं आप लोगों को, इसलिए इस वाले मॉड्यूल के नोट्स नहीं आएंगे आपके पास। समझ में आ रही बात? मॉड्यूल 1 में ही ये पूरी कहानी है, ठीक है ना। वो वीडियो हमारी कम समय के लिए बनी थी, इसी में वो नोट्स आपके पास पहले वाले मॉड्यूल के। दोबारा उस नोट्स को निकाल कर पढ़िएगा, फिर वीडियो देखिएगा, एक एक चीज को कंफर्म करिए, रफ कॉपी पर लिखकर देखिएगा, एक एक चीज को कंफर्मेशन कीजिए कि सर का तरीका क्या है, ठीक है। अब ओरली आपसे आपके आंसर बन सकते हैं कि नहीं? अगर बेटा मैं 18 ग्राम एल्यूमिनियम जमा कराने के लिए मुझे कितने कूलाम की आवश्यकता होगी, तो आप कहोगे सर 9 ग्राम के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन की होती है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 96,500 कूलाम। आप कह रहे हो 18, तो आप कहोगे 2 मोल इलेक्ट्रॉन यानी 2 गुणा 96,500 कूलाम की आवश्यकता हो, यानी 2 फैराडे की जरूरत पड़ेगी। 54 ग्राम जमा करना है तो 27 के लिए 3 मोल की होती है। तो आप ऐसी एक रिएक्शन लिख लो, इस तरह के सवाल अपन बनाएंगे, राइट। अगले मॉड्यूल में हम लोग सवालों पर डिस्कशन करेंगे। इसको बहुत पहला मॉड्यूल और ये इस मॉड्यूल को बहुत गहराई से समझिए, बार बार चलाकर देखिए बेटा। ओके बेटा, मिलते हैं अपन अगले वीडियो की तरफ, अगले लेक्चर की तरफ, अगले मॉड्यूल। थैंक यू।